चलो बच्चों, हम लोग आज जो टॉपिक है ना डायमेंशनल एनालिसिस, उसे स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो, जब आप लोगों ने 10th क्लास में या 11th क्लास 12th क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे मास, एक्सेलरेशन, एनर्जी, पावर, करंट, चार्ज। ये जो टर्म है ना, इन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मास है ना वो 20 केजी है, 20 केजी है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अगर ये कहा जा रहा है कि बॉडी का मास 20 केजी है तो 20 मीजर किया गया होगा। भाई, बिना मेजर किए हम 20 कह ही नहीं सकते। तो एक बात तो ये निकल कर आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज मीजरेबल होनी चाहिए, मीजरेबल होनी चाहिए, मतलब उनको हम मीजर कर सकते हों। ये एक बात हो गई। और एक बात और हो गई कि उन क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में पढ़ते हों। जैसे एक टर्म होता है जिसको हम लोग तोला बोलते हैं, तोला। और एक जो होता है ना उसको हम लोग केजी बोलते हैं, मास। अब केजी का तो प्रयोग यूज फिजिक्स में किया जाता है, मगर ये जो तोला है ना, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में तो होता है लेकिन फिजिक्स में इसका यूज नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो मेजरेबल तो हैं मगर फिजिक्स में उनका यूज नहीं होता। तो ऐसी क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में नहीं आती। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली कि वो मीजरेबल हों, उन्हें मापा जा सके, मीजर किया जा सके, और साथ ही साथ उन क्वांटिटीज का फिजिक्स में यूज भी होता हो, तभी वो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो हम लोगों ने बेटा फिजिकल क्वांटिटी तो समझ ली कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके से यूज होती हैं या इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की हैं। पहली है बेसिक क्वांटिटीज, दूसरी है कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और तीसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक एक करके समझते हैं। पहली जो बेसिक क्वांटिटीज है ना, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। देखो, ये एक लड़का है, एक पर्सन से कहा गया कि भाई इस लड़के का जो मास है वो 60 केजी है, तुम्हें इस लड़के की लेंथ बतानी है, ठीक है ना। इसको मान लो किसी कमरे में बंद कर दिया और इससे कहा गया कि भाई इस लड़के का मास 60 केजी है, तुम बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी। तो वो कहेगा भाई ऐसे तो हम लेंथ नहीं बता पाएंगे। तो उसने कहा भाई मैं एक एग्जांपल और देते हैं कि ये जो लड़का है ना, इसकी जो एज है, जो इसकी उम्र है वो 20 साल है, 20 ईयर्स है। कहा जाएगा अब लेंथ बताओ, कहेगा अब भी हम लेंथ नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि मास अलग चीज है, लेंथ अलग है, और ये जो टाइम है ये अलग है। इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्यमान को, मास को हम लेंथ के टर्म में नहीं समझ सकते, लेंथ को हम टाइम के टर्म में नहीं समझ सकते। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज 7 हैं। इन्हीं 7 क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। टोटल नंबर इनके कितने हैं? 7। यही 7 क्वांटिटीज को लेके हम बाकी की पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं आगे।
तो भाई बेसिक क्वांटिटीज वो होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज वो होती हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हों, और जिन्हें एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके, एक्सप्रेस ना कर सके, इंडिपेंडेंट हो और एक्सप्रेस ना किया जा सके, ऐसी क्वांटिटीज को हम बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। इनके टोटल नंबर 7 हैं, एक एक करके देख लिया जाता है भाई। टोटल 7 है ये। पहली आती है उसमें मास, मास, ठीक है। दूसरी आती है लेंथ, तीसरी क्वांटिटी आती है टाइम, चौथी क्वांटिटी आती है टेम्परेचर, नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिक करंट, फिर एक टर्म आता है उसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और एक चीज आती है उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो मास है इसकी जो यूनिट है वो है किलोग्राम, किलोग्राम। और जो लेंथ है इसकी यूनिट है मीटर, जो टाइम है इसकी यूनिट है सेकंड, जो टेम्परेचर है इसकी यूनिट है केल्विन, और जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट है बेटा एम्पियर। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसका लेना देना ब्राइटनेस से है, चमक से। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये है मोल। अच्छा, इनमें से जो यूनिट्स है ना, उन यूनिट्स के कुछ सिंबल भी हैं। जैसे किलोग्राम को हम ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में केजी, मीटर में केवल एम बना लेते हैं, सेकंड में केवल एस बना लेते हैं, केल्विन का हम केवल के बना लेते हैं, एम्पियर का ए, कैंडेला को सीडी लिखते हैं, मोल को मोल ही लिखा जाता है पूरा का पूरा। फिर बात आती है डायमेंशंस की। बेटे मास की जो डायमेंशन है ना उसे हम एम से लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। लेंथ की डायमेंशन को एल लिखा जाता है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे ही बेटा टाइम के लिए टी लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए के लिखते हैं, करंट के लिए ए लिखते हैं, और कैंडेला सीडी ही लिखा जाता है। और मोल लिखते समय MOL रखा जाता है, ई को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डायमेंशंस हो गई, ये यूनिट्स के सिंबल हो गए, और ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोगों ने समझ ली हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पहले तो डिस्कस कर ले, फिर इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो बताते हैं हम आपको। दो क्वांटिटीज, एक हमारा प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, ठीक है ना। ये दो क्वांटिटीज हैं जिनको हम कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखते हैं। पहले तो इनकी जो बेसिक जानकारी है वो देख लीजिए। जो प्लेन एंगल है उसका सिंपल सा फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। जरा इधर ध्यान दीजिए ये ए से बी ये हमारी आर्क है, ये रेडियस है, और ये एंगल है। तो भाई एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, आर्क है डेल्टा एस, रेडियस है आर, और एंगल है हमारा डेल्टा थीटा। तो बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो भाई इसकी अपनी यूनिट है
उस यूनिट को कहा जाता है रेडियन। फिजिक्स में जो एंगल है उसकी यूनिट होती है रेडियन, और जो इसकी डायमेंशंस हैं वो नहीं होती। बेटे नहीं होती का मतलब ना ही m होता है, समझने के लिए है, ना ही l होता है, ना ही t होता है। m की पावर 0 m नहीं है, l की पावर 0 l नहीं है, t की पावर 0 t नहीं है। मैथ कहती है अगर पावर 0 है तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, 1 हो गई। तो डायमेंशन नहीं होती, उसको दो तरीके से लिखते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, या फिर 1 लिख लिया जाता है। तो ये देखो खास बात देखो इस प्लेन एंगल को लेकर के कि बेटा यूनिट तो नजर आ रही है, डायमेंशन नहीं है। यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। ठीक है, यही इसकी खासियत है। अब इधर आते हैं सॉलिड एंगल पर। सॉलिड एंगल होता क्या है, देखो ये पेपर है, इस पेपर को हम कोन की शेप दे दें ऐसे, तो ये जो 3D व्यू आप लोग देख रहे हैं ना ऐसे, यही आपका सॉलिड एंगल है। अगर हम इसे ज़्यादा फैला दें तो सॉलिड एंगल बढ़ जाएगा, इसे अगर हम कम कर दें तो ये सॉलिड एंगल कम हो जाएगा। अब इस सॉलिड एंगल को एक तरीके से और समझते हैं। देखो ये हमारे फिंगर हैं, इन फिंगर से हमने स्ट्रिंग बांध ली, इमेजिन करो ऐसे, और यहाँ पकड़ लिया। ठीक, यहाँ पर ये सारे धागे हैं, स्ट्रिंग हैं, यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इसी जगह पर हमारा सॉलिड एंगल बन रहा है। हथेली पर ध्यान देना, अगर हम हथेली को छोटा कर दें सॉलिड एंगल छोटा हो जाएगा, हथेली को बड़ा कर दें सॉलिड एंगल बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सॉलिड एंगल डिपेंड करेगा एरिया पर। किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पर। एक बात, दूसरी बात और ध्यान से सुनो, ये जो जहाँ पर हमने इनको पकड़ रखा है स्ट्रिंग्स को, इस पर अगर हम ऐसे करके लपेटना स्टार्ट करें तो जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, ये डिस्टेंस कम होगी, सॉलिड एंगल बड़ा होता जाएगा। तो सॉलिड एंगल डिपेंड्स ऑन एरिया एज वेल एज डिस्टेंस। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। जो ये एरिया है ना इतना, ये डेल्टा ए है, और बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है। सॉलिड एंगल को हम डेल्टा ओमेगा से लिखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बना डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। इसकी अपनी यूनिट है, जैसे हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं वैसे ही हम इस सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, और ये भी ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है। ठीक है ना, डायमेंशन लेस, दैट मीन्स ना तो m है इसके पास, ना ही l है, ना ही t है, और पावर 0 होने पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशन लेस हो गई। ठीक, इन दोनों क्वांटिटीज से एक जो रिजल्ट निकल कर आता है वो ये है कि भाई प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट्स तो हैं, डायमेंशंस नहीं हैं। यूनिट्स तो हैं, डायमेंशंस नहीं हैं। इसके अलावा बाकी पूरी फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज होंगी उनके पास अगर यूनिट्स नहीं होंगी तो डायमेंशंस भी नहीं होंगी, डायमेंशंस नहीं होंगी तो यूनिट्स भी नहीं होंगी इनके अलावा। ठीक, कुछ क्वेश्चन देख लिए जाते हैं भाई, चलो इसको भी बाद में बताएंगे। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से,
कह रहे हैं कि भाई एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एंगल और सॉलिड एंगल के पास क्या होता है, तो अभी बताया है इनके पास यूनिट्स तो होती हैं बट डायमेंशंस नहीं होती। दे हैव यूनिट बट नो डायमेंशंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो। ये जो है ना, ये लिखा है 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो 1 मिनट है ना, ये 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। और हम जानते हैं कि भाई डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा आ जाएगा पाई/6 इंटू 18 इंटू 100 रेडियन। अच्छा, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। ठीक बेटे, तो ये हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से समझ लो। जब हम लोग 12th के सिलेबस में गाउस लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका यूज होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द सॉलिड एंगल मेड बाई स्फेरिकल सरफेस, सॉलिड एंगल मेड बाई स्फेरिकल सरफेस ऑन इट्स सेंटर इज। देखो ये पूरी स्फेरिकल सरफेस को 3D में इमेजिन करो ऐसे करके, ठीक है ना। अ, इस पर जब हमने छोटा सा एरिया लिया था ऐसे करके, तो यहाँ पर इस छोटे एरिया का जो सॉलिड एंगल बना था वो था बेटा डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। अब हमसे कह रहे हैं मेड बाई स्फेरिकल सरफेस, मतलब स्फेरिकल सरफेस, पूरी सरफेस के द्वारा कितना एंगल बनेगा सेंटर पर। तो देखो भाई, पर कंप्लीट सरफेस, अगर हम लोग पूरी सरफेस की बात करेंगे तो कंप्लीट सरफेस के लिए जो एरिया आएगा वो आएगा 4πr²। यही तो होता है ना, मेंसुरेशन में पढ़ रखा हम लोगों ने कि भाई कंप्लीट सरफेस के लिए जो एरिया होता है ना स्फेयर का, वो 4πr² होता है। ये वैल्यू यहाँ रख दो, डेल्टा ओमेगा 4π/स्मॉल आर कर लिया जाए, ऊपर वाले फार्मूले में स्मॉल आर लिया हम लोगों ने, 4πr² अपान r²। ये कैंसिल हो गया, कितना आया 4π स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो आंसर तो हम लोगों का आ गया है यार, 4π स्टेरेडियन। बस थोड़ी सी जानकारी हम आप लोगों को और देना चाहते हैं, वो ये है कि स्फेरिकल सरफेस ही नहीं, कोई भी ऐसी सरफेस जो क्लोज्ड हो अपने अंदर के किसी भी पॉइंट पर, अपने अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाएगी डेल्टा ओमेगा, पूरी सरफेस वो हमेशा 4π ही होगा, 4π ही होगा। जैसे सर्कल अपने सेंटर पर जो एंगल बनाता है प्लेन एंगल, वो 2π होता है। अब इस तरीके का भी कोई स्ट्रक्चर ले लें
तो इसके अंदर इसी के प्लेन में कोई पॉइंट लें तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई बनाएगा। ठीक, तो जैसे सर्कल सेंटर पर 2 पाई बनाता है, कोई भी शेप उसके अंदर के किसी पॉइंट पर 2D में 2 पाई एंगल बनाती है, प्लेन एंगल। ठीक उसी तरीके से स्फेयर की सरफेस अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनाती है। ठीक इसी तरह से कोई भी, ठीक है ना, सरफेस, क्लोज्ड सरफेस अपने अंदर के किसी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाती है वो 4 पाई होता है। ठीक, ओके, आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को समझते हैं हम लोग। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? सपोज करो हमें इस रूम की लेंथ और ब्रेथ दी गई है, हमें इसका एरिया निकालना है। भाई एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। जरा सुनना, एक बार हम ऐसे लेंथ मीजर करेंगे, लेंथ, एक बार हम ऐसे फिर लेंथ मीजर करेंगे। ये अलग मैटर है कि बड़ी वाली लेंथ को हम लेंथ कहते हैं, छोटी वाली लेंथ को हम ब्रेथ कहते हैं। लेकिन एक बार लंबी वाली लेंथ मीजर करेंगे, एक बार छोटी वाली लेंथ मीजर करेंगे। लेंथ क्या है भाई? ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी लेंथ है, ये भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमने एक बार इधर फंडामेंटल क्वांटिटी ली, एक बार इधर फंडामेंटल क्वांटिटी ली और निकाल क्या दिया? एरिया। तो एरिया किससे निकाला? ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। 2 बार फंडामेंटल का यूज किया और हमें एरिया मिल गया। तो ये एरिया जो है ना, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिला है, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुआ है। तो इस एरिया को क्या कहा जाएगा? एरिया को कहा जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड किससे डिराइव की गई? फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो वो सभी क्वांटिटीज जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, उन क्वांटिटीज को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो आज हम लोग बस इतना ही टॉपिक डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में इसको आगे एडवांस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे।